दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम बच्चन सिंह की बुक की से संबंधित जो भूमिका दी गई है, भूमिका से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बच्चन सिंह की बुक से संबंधित भूमिका है जो आज हम इसे देखेंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, सभी के लिए। तो आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर। पहली लाइन से ही आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये पूछा जाएगा, यह कथन किसका है। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। सन 1972-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। तो ये किसने कहा? ये कहा बच्चन सिंह ने। कथन किसका है? बच्चन सिंह का। तो ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षरश मिलाना पड़ा। किसे? बच्चन सिंह को। उसमें मैंने लिखा। कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह कह रहे कि उसमें मैंने लिखा, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी इतिहास का एक चुनौती है। ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं। नया इतिहास लिखने के लिए एक खतरा तो उठाना ही होगा। शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 ईस्वी में छपा था। तो शुक्ल जी के इतिहास का जो संशोधित और परिवर्तित संस्करण किस सन में छपा था? 1940 में। उसके प्रकाशन के बाद 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया। इस अवधि में अनेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियां उपलब्ध हुई, ढेर सा नया साहित्य लिखा गया। नया इतिहास लिखने के लिए यह सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी ज्ञातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया, यानी कि जब हमारा देश आजाद था तब यह इतिहास लिखा गया। गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। औपनिवेशिक माने पराधीन माने। अब जब देश स्वतंत्र है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्या है, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष है, इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेशन नहीं करना है तो नया इतिहास लिखा ही जाएगा। यूं तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगता है, पर 60 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। 18वें और 9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए नए प्रत्ययों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता और वैश्विक ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि है। इनके माध्यम से विकसित देश, विशेषतः अमेरिकी, तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगे। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। भारतीय तीसरी दुनिया में आता है। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्रता में कसते गए। जो काम मैकाले ने नहीं कर सका वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। इनसे प्रभावित कुछ लोग पौष्टिक संस्कृति का सर्जन करने लगे। साहित्य सांस्कृतिक उत्पादन है। अब क्या था? विदेशी विषय वस्तु, शैली और कोड ग्रहण किए जाने लगे, पर अन्य लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों से जोड़ा और कुछ अपनी जड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता में टकराट हुई और हो रही है। यह शुभ लक्षण है। आधुनिक काल के 8वें और 9वें दशक के साहित्य को इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। इधर टेक्नोलॉजी ने अध्ययन के नए नए उपायों का विकास किया, जिसके फलस्वरूप नए पाठक का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनता है।
यह रिश्ता पहले के पाठकों से कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा शैली रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार बनते हैं। इसे नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। बदलाव के इस परिपार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यो तो काल विभाजन सुविधा उपजीवी होता है। ट्रेवलियन का कहना है इम्पोर्टेंट है कि तिथियों की तरह काल विधियां पीरियड्स तथ्य नहीं होती, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रत्यय कॉन्सेप्शन हैं। इससे विवेचना में सुविधा होती है, किंतु ये कलाविधियां ऐतिहासिक विचारों को प्राय भटका देती हैं। काल विभाजन की अनघानता शुक्ल जी से फुटकर खाता खुलवाती है। वास्तविकता तो यह है कि यह एक कालावधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं। उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराट होती है। पहले आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को ले। इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया। न तो ये साहित्य इतिहासकार को मान्य है और न ही इतिहासकार को। इतिहास लेखक एक कालावधि को एक शीर्षक में बांध देता है, जैसे 600 से 321 ईसा पूर्व। प्रजातंत्र और राजतंत्र साहित्य के इतिहास में भी यह पद्धति अपनाई जा सकती है और अपनाई भी गई। आदिकाल नाम भ्रामक है, जिससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं कि भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी तक का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं निशब्द हुई, बल्कि इसलिए है कि इसमें अनजाने ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अपभ्रंश का व्याकरण भी देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। यद्यपि रासो काव्य की अप्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरपूर ब्रजभाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रमाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। यानी कि बच्चन सिंह कह रहे भक्ति काल है, उसे हम मध्यकाल नहीं कह सकते। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवर्ती का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब्ती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवियल सेसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है। अनेक अर्थों में ये नवजागरण काल है। प्रथम नवजागरण में डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। तो प्रथम नवजागरण काल को डॉक्टर रामविलास क्या कहते हैं? आधुनिक काल। अपने अंतर विरोधों के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया गया, इंपोर्टेंट है यहाँ से जोर दिया गया जा रहा है, वह अपनी मूल अर्थव्यवस्था भक्त कवियों में मौजूद था। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोन्माद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है और इस उन्माद से लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा। रीति काल के कवियों में भी धर्म निरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है। भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया। इस दृष्टि से भी भक्ति काल मध्यकाल नहीं कहा जा सकता। रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादक है। शुक्ल जी इसे 2 भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है। इस कोटि में अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। घनानंद को शुक्ल जी रीति काल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं। तो घनानंद को कौन से कवि सर्वोत्कृष्ट कवि में मानते हैं? शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर उन्हें अन्य कवियों की बरादरी में क्यों बैठाया जाता है? यहाँ पर उनकी दृष्टि, इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। तो ये कौन कह रहे हैं? ये बच्चन सिंह कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी जो हैं वो घनानंद को सर्वोत्कृष्ट कवि मानते हैं। फिर उन्हें अन्य बिरादरी में क्यों बिठाया?
यहाँ उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतिबद्ध और दूसरे को रीति मुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध और अवैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। रीति काल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। रीति मुक्त होकर कोई रीति कालीन कैसे होगा? रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया, यानी रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा है। घनानंद ठाकुर बोधा आलम रीति से सर्वथा मुक्त नहीं है। उनमें रीति तत्व है, पर उनकी बंधता नहीं है। इस नाम से निरंतर्य भी बना रहता है और उसका बदलाव भी। रीति से मुक्त होने के लिए जिसने जितना अधिक संघर्ष किया, उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत हो पाई। इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेकुलर है। उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया। आधुनिक कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्ति चायक वाचक भी है। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। इस काल के गत्यात्मक परिवर्तनों को देखते हुए छोटे छोटे युगों की कल्पना की गई, जैसे स्वच्छंदतावाद युग, उत्तर स्वच्छंदता युग। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थव्यवस्था खो चुका है। सन 75 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा था। धीरे धीरे स्वच्छंदतावाद छायावाद को निराकृत करता गया और छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जाता रहा है। गद इसमें अंतर्मुख नहीं हो पाता। एक कालावधि में एक ही मूल प्रवृत्ति होती है। स्वच्छंदतावाद शब्द दोनों को अपनी वृत्ति में समेट लेता है। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की स्वच्छंदतावादी ही था। यह नाम राष्ट्रीय संदर्भों में प्रासंगिक होता है। उत्तर स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं को नई नई प्रतियों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु यह सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है, पर उसे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गए, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। किसी हद तक हिंदी साहित्य को इसी दृष्टि से पढ़ने और इतिहास बंद करने का प्रयास किया गया है। तो ये कथन किसका? ये भूमिका है बच्चन सिंह की बुक से ली गई है। अब है इसका दूसरा संस्करण। साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंट है। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है। संबंध लेखक का पूर्ण विवेचन अपेक्षित हो जाता है। दूसरे इतिहास के नए संस्करण में इसका पूरा ध्यान रखा गया। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, कथन किसका है? नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथा स्थिति को चोट पहुंचती है और जाने अनजाने वर्ण वर्ग चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। राधा कृष्ण प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री अशोक महेश्वरी को सूचना उद्योग से ज्ञात हुआ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में स्त्री लेखन को कम स्पेस दिया गया और महेश्वरी ने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि इस संस्करण में स्त्री कथा लेखन का स्त्रीवादी सोच के तहत विस्तृत विवेचन हुआ। प्रथम संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण नाम क्यों छूट गए? मुझे सुन आश्चर्य है। उन नामों को इस संस्करण में शामिल किया गया। तो ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था बच्चन सिंह की बुक का भूमिका से संबंधित, जो यहाँ से 2-3 कोटेशन और 2-3 आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक